नमस्कार, आप देख रहे हैं टोटल न्यूज। आपके साथ मैं हूं सौरभ जौहरी। हमारी इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। हरियाणा में लोकसभा और विधानसभा चुनाव को लेकर सियासत अब तेज हो गई है। सभी राजनीतिक दल लोगों के बीच जाकर अपना जनाधार बनाने में जुटे हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल और उनके मंत्री और विधायक लोगों से मिलकर जनसंवाद कर रहे हैं। सीएम लोगों की समस्याएं सुनते हैं और उन पर तुरंत कार्रवाई करने का आदेश दे रहे हैं। सरकार के मंत्री हरियाणा सरकार के कामों को जन जन तक पहुंचा रहे हैं। वहीं विपक्ष के नेता और पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा जनसंवाद को एक ढोंग करार दे रहे हैं। हुड्डा का कहना है कि बीजेपी सरकार ने कुछ काम नहीं किए, अब लोगों के बीच जाकर ढोंग रच रहे हैं। आज की बड़ी बहस में हम अपने पैनल के साथ इसी पर करेंगे चर्चा। सवाल यही है कि आखिरकार अब जनसंवाद से क्या सियासत बदलेगी? हरियाणा में सत्ता पर काबिज हुआ जाएगा? क्या मुख्यमंत्री मनोहर लाल जो लोगों के बीच जुड़ाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं उससे बीजेपी को फायदा होगा? यह बड़ा सवाल है, क्योंकि हुड्डा लगातार पलटवार कर रहे हैं। हमारे सहयोगी हमारे साथ हैं, तारुफ उनका आपसे करा दूं। डॉक्टर महेश कुमार हमारे साथ एसोसिएट एडिटर हैं हिसार से, देवेंद्र कथुरिया पानीपत से, वीरेंद्र सोनी वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप हमारे साथ इस चर्चा में आगे बढ़ाएंगे चर्चा को, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। आरोप प्रत्यारोप के बीच प्रदेश की उफान पर चल रही सियासत में जनसंवाद भी सियासी मुद्दा बन गया है। दरअसल लोगों की समस्याओं को दूर करने, उनसे सीधा संवाद करने और सरकार में जनता का भरोसा बढ़ाने के मकसद से ही सीएम मनोहर लाल ने जनसंवाद कार्यक्रमों की शुरुआत खुद से की थी। 1000 गांवों में जनसंवाद पूरा हुआ तो समय कम और काम ज्यादा महसूस होने के बाद सरकार ने जिलों के डिप्टी कमिश्नर्स, फिर मंत्रियों और इसके बाद विधायकों को दूसरी विधानसभाओं में जाकर जनसंवाद करने और उन्हें फीडबैक देने की जिम्मेदारी सौंपी थी। सीएम सरकारी योजनाओं का लाभ देने और समस्याओं के लिए जनसंवाद को कारगर कदम मान रहे हैं। हम लोगों से पूछते हैं आपको ये सुविधा मिल रही है? मिल रही है। पेंशन टाइम से मिल रही है? मिल रही है। राशन कार्ड बन गया? मिल गया। आयुष्मान का लाभ मिल रहा है? मिल रहा है। फिर किसी को मुआवजा मिला कि नहीं मिला? मिला। जितनी योजनाएं सबका लाभ मिला। और ये अंत्योदय तो है कि अंत्योदय ही पता नहीं हमको क्या है। भाइयों बहनों, इसको सरल शब्दों में समझना हो तो ये गरीब का उदय है। अंत्योदय माने गरीब उदय। गौरतलब है कि प्रदेश में करीब 6700 गांव हैं। शहरों और इतने गांवों में जनसंवाद करना नामुमकिन था, इसलिए मुख्यमंत्री ने ये काम डीसी, विधायकों और मंत्रियों को सौंप दिया ताकि जमीनी हकीकत का पता भी लग सके। उधर विपक्ष जनसंवाद कार्यक्रमों को फिजूल की कसरत बता रहा है, जिसका कोई फायदा ही नहीं मिल रहा। ये पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा कह रहे हैं। देखिए, जो जनसंवाद सरकार का चल रहा है, बीजेपी जेजेपी सरकार का हरियाणा में मुख्यमंत्री जाते हैं, वो एक मैनेज वो है। और जैसे कहा, पब्लिक नहीं आती वहाँ पे, एक किस्म में इवेंट मैनेजमेंट की जा रही है और कोई मतलब नहीं, ना भीड़ आती वहाँ। आज मैं कह सकता हूँ, दावा कर सकता हूँ, जो रेस्पॉन्स कांग्रेस पार्टी को मिल रहा है हरियाणा में, उसके आधार पर मैं कह सकता हूं 2024 में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। ये तो रही पक्ष विपक्ष की बात, पर एक नजर में देखें तो जनसंवाद में आने वाले लोग अपनी बात तो कह ही रहे हैं, कई लोग भड़ास भी निकाल रहे हैं। चूंकि इस कार्यक्रम में विधायक, विभागों के बड़े और छोटे अधिकारी मौजूद रहते हैं और जनसंवाद कार्यक्रमों की रिपोर्ट सीएमओ में जाती है, इससे जाहिर है कि बहुत से लोगों को इसका फायदा भी मिल रहा होगा। जिनके काम हो रहे हैं वो खुश भी होंगे। ये तो वो बात हुई, एक ढोल बजाए दूसरा कहे कि आवाज ही कर्कश है। हरियाणा ब्यूरो, टोटल न्यूज। तो हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जनसंवाद कर रहे हैं, लोगों से जुड़ाव कर रहे हैं और कहीं ना कहीं उनकी समस्याओं का समाधान करने की बात भी कह रहे हैं, लेकिन विपक्ष इस जनसंवाद पर सवाल उठा रहा है। सबसे पहले डॉक्टर महेश, आपसे मैं ये जानना चाहूंगा कि जनसंवाद मुख्यमंत्री कर रहे हैं, आने वाले समय में इसका कितना फायदा देखने को मिल सकता है? क्योंकि मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि निपटारा हो रहा है, विपक्ष अगर सवाल उठा रहा है जनसंवाद पर तो वो दीगर है, लेकिन उससे पहले इस सवाल का जवाब कि आखिर क्या जनसंवाद का बीजेपी को फायदा होगा?
देखिए, यकीनन मैं ये बात कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को जनसंवाद का फायदा होगा। मैं ये क्यों कह रहा हूं और किस आधार पर कह रहा हूं? दरअसल आप इसे मान लीजिए कि सीसीटीवी कैमराज के तरीके से आप इस पूरी कहानी को समझने की कोशिश कीजिए। अगर हम 4 कैमरे लगाते हैं तो 4 जगह की तस्वीरें हासिल कर सकते हैं। 8 कैमरे लगाएंगे, 8 जगहों की, अलग अलग जगहों की तस्वीरें हम हासिल कर सकते हैं। 32 उससे आगे 64 कैमराज, लगातार जितने नंबर ऑफ कैमराज हम बढ़ाते चले जाएंगे उतनी जगह का वीडियो हमें मिलता चला जाएगा। अब मुख्यमंत्री ने भिवानी से इसका आगाज किया था, हालांकि आगाज काफी कह सकते हैं कि मुश्किलों से भरा भारतीय जनता पार्टी और खुद मुख्यमंत्री के लिए बना हुआ था। शुरुआती एक्सपेरिमेंट फेल हुआ था, लेकिन बाद में इसके मोड में तब्दीली कर दी गई। दरअसल सीधे पहले माइक के जरिए लोग अपना सवाल उठाने की कोशिश करते थे और बाद में लिखित एक जरिया यहां पर इख्तियार किया गया कि लोग अपनी जो सवाल हैं, जो अपनी मजबूरियां हैं, जो अपनी जरूरतें हैं, उनको लिखकर अधिकारियों को दे, मुख्यमंत्री के मंच तक पहुंचाएं और उसके बाद माइक के जरिए मुख्यमंत्री खुद ये तय करते कि किसे मौका देना है। बिजली की समस्याओं को लेकर जब वो बात उठाते हैं तो बिजली की समस्या से जुड़े लोग सामने आते हैं। अगर अवैध और वैध कॉलोनियों से जुड़ा मामला हो तो उससे जुड़े जो लोग हैं वहां पर हॉल में मौजूद होते हैं, वो सामने आते हैं। अलग अलग जगह के थर्मो सेंसर्स यहां पर लगाए गए हैं, अलग अलग जगह का टेम्परेचर यहां पर नोट किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ये बखूबी समझ चुके थे कि एंटी इनकम्बेंसी तो है, लेकिन एंटी इनकम्बेंसी को खत्म किस तरीके से किया जा सकता है। मुख्यमंत्री ने इसकी शुरुआत की, लेकिन जिस तरीके से हमारी रिपोर्ट में भी सामने आ रहा था कि समय कम था और काम बहुत ज्यादा, तो अलग अलग जगह का टेम्परेचर चाहिए था और अलग अलग जगह की जरूरतों को समझने की यहां पर सरकार की तरफ से कोशिश की गई। और मैं इसे प्रेशर रिलीज के रूप में इसे देखता हूं कि जहां पर भी प्रेशर सरकार के खिलाफ ज्यादा बना हुआ है, उस प्रेशर को रिलीज करने की कोशिश इन जनसंवाद कार्यक्रमों के जरिए की जा रही है। बिल्कुल देवेंद्र, प्रेशर रिलीज कर रही है बीजेपी और कहीं ना कहीं लोगों से जुड़ाव की कोशिश की जा रही है, जिस तरीके से महेश बता रहे हैं। हालांकि ये भी बात ठीक है कि समय कम था और काम बहुत ज्यादा करने थे, लेकिन इस बीच कांग्रेस लगातार हमलावर है, जनसंवाद को महज दिखावटी और ढोंग बता रही है। हालांकि विपक्ष का काम है आलोचना करना सरकार का। क्या कांग्रेस घबरा गई है जिसकी वजह से ये सवाल जनसंवाद पर खड़े कर रहे हैं भूपेंद्र हुड्डा? पहले तो हम सरकार की बात कर लें। सरकार ने ऑनलाइन सेवाएं शुरू की। मुख्यमंत्री और सरकार में बैठे लोग लगातार ये दावा कर रहे हैं कि ऑनलाइन सेवाओं से पारदर्शिता बढ़ी है, भ्रष्टाचार कम हुआ है, लोगों को चंडीगढ़ आने की जरूरत नहीं। कई बार मंत्री भी कहते हैं कि पिछली सरकारों में हमने देखा चंडीगढ़ से चिवालय में लोगों की भीड़ रहती थी और भीड़ भ्रष्टाचार को बढ़ावा देती है। तो अब लोगों को चंडीगढ़ आने की जरूरत नहीं, आप घर बैठे या अपने शहर से, अपने दफ्तर से सरकारी सेवाओं का उपयोग करके दिक्कत को दूर कर सकते हो। तो इस तरह के दावे थे, लेकिन ऑनलाइन सेवाएं शुरू होने के बाद थोड़ी सी दिक्कतें जैसे आई, और दिक्कते के बाद और उसके अलावा चूंकि अब तीसरा जो है बड़ा चुनाव है, नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री की बात है, हरियाणा में हैट्रिक की बात है, बीजेपी को तीसरी बार सत्ता में लाने की बात है, तो लोगों की थोड़ी सी जो एंटी इनकम्बेंसी है, व्यवस्था विरोधी जो रुझान होते हैं चुनाव से पहले, और थोड़ा सा लोगों की जो जमीनी स्तर की दिक्कतें थी, प्रॉपर्टी आईडी का मसला था, एनडीसी का था, या तहसीलों में भ्रष्टाचार की अभी भी शिकायतें जो रहती है। कुछ लोग शिकायत करते हैं कि भ्रष्टाचार के रेट पहले से बढ़ गए हैं, भ्रष्टाचार 2 गुना हो गया, 4 गुना हो गया। तो सरकार ने एक ये कारगर उपाय सोचा, मुख्यमंत्री ने, सरकार में बैठे लोगों ने, कि जनता से सीधा संवाद किया जाए, उनसे फीडबैक लिया जाए कि सरकार जो कदम उठा रही है उसका फायदा उनको मिल रहा है, नहीं मिल रहा। और दूसरा, सरकार के प्रति भरोसा जगाना था कि ये सरकार आपके कल्याण के काम कर रही है, जो योजनाएं हैं उससे लोगों को फायदा मिल रहा है, सुविधाएं हो रही हैं। तो इस तरह की चीजें जो थी, सरकार ने सीधा जुड़ाव के लिए पहल मुख्यमंत्री ने की। सबसे पहले मुख्यमंत्री ने जनसंवाद कार्यक्रम किए। हमने देखा कुछ लोगों की रिएक्शन भी सामने आई और कुछ अप्रिय घटनाएं भी हुई, जिससे लगा सरकार फूक फूक कर कदम रख रही थी कि अगर इसको जारी रखा जाता है तो कहीं इसके एडवर्स इंपैक्ट ना हो, इफेक्ट ना हो। उसके बाद 1000 गांव में जनसंवाद कार्यक्रम हुए। मुख्यमंत्री को लगा जबकि 6700 गांव हैं, बहुत सारे शहर हैं, काम बहुत ज्यादा है, प्रचार करना है, विधायकों के काम की समीक्षा करनी है, विभागों के काम की समीक्षा करनी है, तो मुख्यमंत्री ने ये काम फिर डिप्टी कमिश्नर और मंत्रियों के जिम्मे लगा दिए कि आप ही फील्ड में उतरो। दरअसल मुख्यमंत्री इस बहाने जमीनी हकीकत जानना चाहते थे, दरअसल स्थिति क्या है, सरकार की लोकप्रियता कितनी है, कमियां क्या है। उसके बाद अब फिर विधायकों को ये काम मुख्यमंत्री ने सोचा कि
विधायकों को दूसरे विधानसभा क्षेत्रों में भेजा गया अदला बदली करके, ताकि जमीनी हकीकत का पता लगे और सरकार का जनप्रतिनिधियों का जुड़ाव सीधा सरकार से लगे। तो ये प्रयास किए गए हैं। हालांकि फायदा मैं समझता हूं जनसंवाद का लोगों को जरूर मिल रहा है। अब 50% भी माने, 40% भी माने कि इस कोशिश का, इस कदम का फायदा मिल रहा है। विपक्ष का काम है, हालांकि जो थोड़ी लोगों को दिक्कतें आ रही हैं, विपक्ष का काम है उसको भुनाना, विपक्ष का काम है सरकार के कामों की आलोचना करना। विपक्ष वही काम कर रहा है और भूपेंद्र हुड्डा जो आक्षेप लगा रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं कि फालतू की चीजें, इससे कोई फायदा नहीं। विपक्ष अपना धर्म निभा रहा है अपने तौर पर, लेकिन मैं ये मानता हूं यकीनन कुछ लोगों को फायदा जरूर मिल रहा है। बिल्कुल। देवेंद्र जी, जिस तरीके से आपने बताया कि फायदा जरूर मिल रहा है, लेकिन सवाल यही है कि आखिरकार वो फायदा आने वाले समय में क्या पार्टी को मिलेगा? वीरेंद्र जी, बेहद सीधा सवाल है। जनसंवाद क्या सियासत बदल देगा प्रदेश में? क्या सत्ता का रास्ता प्रशस्त करेगा जनसंवाद? जो तमाम आरोप जो विपक्ष लगा रहा है, चाहे किसानों की एमएसपी गारंटी विपक्ष लगातार उठाता रहा है, नौजवानों को रोजगार की जो बात है उस पर सवाल दीपेंद्र हुड्डा करते रहे हैं, गरीबों को 100-100 गज के प्लॉट देने की बात करते रहे हैं, सरपंच सड़कों पर हैं, तो तमाम बातें वो दोहराते रहे हैं। ये तमाम मुद्दे क्या ढक जाएंगे, दब जाएंगे जनसंवाद से? क्या इनका हल, इनका समाधान लोगों को मिल चुका है? नहीं, देखिए, विपक्ष का जो अपना काम है वो कर रहा है और ये बात निश्चित है कि जनसंवाद के माध्यम से सभी समस्याओं का निपटारा नहीं होने वाला। लोगों का जो दुख दर्द है उनको एक मंच मिल गया है, उस मंच पर आकर वो अपना दुख दर्द व्यक्त कर सकते हैं। लेकिन इन समस्याओं का कितना समाधान होगा? जो जनसंवाद में समस्याएं आ रही हैं, हालांकि राइट टू सर्विस कमीशन के जो मुख्य अधिकारी हैं तो टीसी गुप्ता जी ने ये कहा है कि इनकी जवाबदेही तय होगी, लेकिन आज तक भी चाहे अनिल विज जी दरबार लगाते रहे हों, चाहे मुख्यमंत्री भी दरबार लगाते रहे हों, और लेकिन उनकी समस्याओं का कहां तक निष्कर्ष निकला, कहां तक समाधान हो पाया? ये बात ठीक है, लोग बड़ी अपेक्षा के साथ जाते हैं, लेकिन उनका समाधान क्या कारगर हो पाता है, क्या लोगों की संतुष्टि हो पाती है? ये बात तो ठीक है कि सरकार की जो मंशा है वो पवित्र है और अच्छी दिशा में है, सार्थक है, लेकिन क्या इसका परिणाम लोगों को प्राप्त हो पाएगा? काम तो फिर अधिकारियों ने करना है। क्या अधिकारी उस ढंग से अपनी संवेदनशीलता के साथ लोगों की समस्या समझेंगे? हाँ, अधिकारियों की अब जवाबदेही तय होगी तो निश्चित रूप से कुछ ना कुछ सुधार दिखाई देना चाहेगा, लेकिन लोगों की समस्याएं तो वही हैं। जो शहरी लोग हैं उनकी समस्याएं वही हैं, ग्रामीण लोगों की समस्या वही है, लेकिन जिनका आज तक समाधान नहीं हो पाया। देखिए, अगर जिलाधीश भी दरबार लगा रहे हैं तो मतलब सभी, अब ये सब चुनावी वर्ष है, चुनावी वर्ष में ये सब चलता रहता है, लेकिन ये जब कुछ काम दिखावे के लिए होते हैं और कुछ काम धरातल पर दिखाई नहीं देते हैं। तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पहले अपना सीएम विंडो भी बनाई हुई है, अब उनके जो वहां उनके जो अधिकारी थे, जो कार्यकर्ता नियुक्त किए हुए थे, वो सब बदल दिए गए हैं, अब नए सिरे से नियुक्ति होनी है। तो इस तरह ये देखा जाए कि जो एमिनेंट पर्सन थे वो सब बीजेपी के कार्यकर्ता ही थे, वो बैठ के समस्याओं का समाधान करते थे और उसकी पूरा मॉनिटरिंग होती थी। लेकिन इस समय वो जो है उनको सदस्यों को हटा दिया गया, नए सिर से पुनर्गठन किया जा रहा है। तो लेकिन एक बात है, सरकार के स्तर पर प्रयास तो हो रहे हैं, लेकिन इनको करने वाले कौन है? वही कर्मचारी और अधिकारी हैं। उन पर कितनी नकेल लगेगी ये देखने वाली बात है। जहां तक विपक्ष का काम है, विपक्ष तो मुद्दों को बुनाएगा ही बुनाएगा। पहले चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने ये जनसंवाद शुरू किया था, यानी कि वो लोगों की समस्याएं सुनेंगे। एक दो स्थानों पर उन्होंने किया भी, लेकिन वहां पर इतनी ज्यादा भीड़ हो गई, लोग अपनी बात नहीं कह पाए, सिर्फ परिचय तक सीमित रह गया और यानी कि स्वागत तक सीमित रहा। तो मतलब लोगों की समस्याएं तो बहुत है। अभी तक चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपना कार्यक्रम चला रहे हैं, जनसंवाद के माध्यम से सरकार अपना कर रही है। अब कुमारी शैलजा भी आने वाली है, अब वो 14 जनवरी को सिरसा में रैली करने जा रही है। तो इस तरह ये सब तो बढ़ता ही जाएगा क्रम, लेकिन लोगों को कितना निदान हो पाएगा ये तो समय बताएगा। लेकिन ऐसा लगता है कि लोगों को अपना दुख व्यक्त करने का, अपनी समस्या बताने का मंच अवश्य मिल गया है। बिल्कुल, एक मंच मिला है और इस मंच के माध्यम से लोग मुख्यमंत्री से मुलाकात भी कर रहे हैं, अपनी समस्या उनके सामने रख रहे हैं। हालांकि सारे मुद्दे जनसंवाद के माध्यम से हल हो पाएंगे, इसको कहना फिलहाल जल्दबाजी होगी। महेश, जनसंवाद को कांग्रेस महज एक इवेंट मैनेजमेंट करार दे रही है। कई आरोप हैं जो कांग्रेस की तरफ से लगातार लगाए जा रहे हैं। भ्रष्टाचार घोटालों की सरकार है, विफल सरकार है, काम नहीं कर पा रही है, नॉन परफॉर्मिंग सरकार है। भूपेंद्र हुड्डा खुद कह चुके हैं और कांग्रेस बार आ रही है प्रदेश में, ये तक दावा कर चुके हैं। आपसी टकराव की स्थिति बढ़ी हुई है। अब क्या महज इवेंट मैनेजमेंट है या फिर विपक्ष इस तरीके का वार करके अपना मार्ग प्रशस्त करेगा? जनता उन पर भरोसा कर सकती है? क्या कुछ स्थिति बनती, समीकरण बनते नजर आ रहे हैं?
देखिए, भारतीय जनता पार्टी किसी हद तक इसे एक इवेंट मैनेजमेंट की तरह लेती है। इसे एक इवेंट मैनेजमेंट के तरीके से जनसंवाद के कार्यक्रमों को, खासकर मुख्यमंत्री के कार्यक्रमों को आयोजित किया जाता है, ये मैं मान सकता हूं। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि आम आदमी की वहां पर एंट्री नहीं है। इसका मतलब ये भी नहीं है कि अगर कोई पीड़ित है और अपनी बात को वहां तक पहुंचाना चाहता है तो कम से कम उस कार्यक्रम में हाजिर तो हो ही सकता है। दरअसल पुलिस और जो सीआईडी के लोग हैं उन्हें इस बात पर नजर रखनी होती है कि जो शुरुआती कार्यक्रम जो मुख्यमंत्री के थे, जिस तरीके से हिसार में जो हालात पैदा हुए, जिस तरीके से सिरसा में माफ कीजिएगा, जिस तरीके से भिवानी में जो हालात पैदा हुए, सिरसा में जो हालात पैदा हुए, उस तरह की परिस्थितियां आगे पैदा ना हो, यानी उसे पॉलिटिकल मंच के रूप में इस्तेमाल ना किया जाए। कोई भी दूसरा राजनीतिक दल वहां पर कार्यक्रम में इस तरह की ड्रामेबाजी ना करे जिससे मीडिया की वो सुर्खियां बन जाए और जनता में संदेश जाए कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल का विरोध किया जा रहा है। तो साफ तौर से ये मैं कह सकता हूं कि किसी हद तक तो इस कार्यक्रम को प्रशासनिक अधिकारियों को, पुलिस को मैनेज करना ही होता है, लेकिन आम आदमी की एंट्री वहां पर बनी रहती है, ये सुनिश्चित किया जाता है। और इन कार्यक्रमों में हम लोग मौजूद रहे हैं, आम आदमी को वहां तक पहुंचने में कोई बहुत परेशानी का सामना करना पड़े ऐसा नहीं है। ये अलग बात है कि अगर हॉल में 2000 या 2500 लोग मौजूद है तो मुख्यमंत्री 5, 7, 10 या 12 से ही बातचीत कर सकते हैं, माइक के जरिए बात या संवाद किया जा सकता है। 2000 लोगों से संवाद नहीं होगा, लेकिन हाँ, एंट्री की संभावनाएं जो है वो बनी रहती है। और इसी कार्यक्रम में मैंने पहले भी कहा था कि बहुत बड़ा एक सैद्धांतिक फर्क यहां पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी की वर्किंग में है। भारतीय जनता पार्टी अगर शरीर में थकान लगे, एक एग्जांपल के तौर में बता रहा हूं कि अगर शरीर में थकान लगे तो एमआरआई और सीटी स्कैन तुरंत करवाती है और समय रहते परिस्थितियों का आकलन कर उसका निदान करने की कोशिश, उस बीमारी का इलाज करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकारों की तरफ से कर ली जाती है। और नायब सिंह सैनी को प्रदेशाध्यक्ष की कुर्सी पर बैठाना ये एमआरआई सीटी स्कैन रिपोर्ट के आधार पर ही किया गया है। अब जिक्र यहां पर कांग्रेस पार्टी का कर लेते हैं। कांग्रेस पार्टी कितनी भी बड़ी से बड़ी समस्या सामने आ जाए, कितना भी बड़े से बड़ा संकट सामने आ जाए, उसकी समय रहते कोई तैयारी नहीं करती। और पहले भी अपने कार्यक्रम में मैंने कमेंट किया है कि बीमारी के आने से पहले भारतीय जनता पार्टी उसका एमआरआई और सीटी स्कैन करवाने का काम करती है। और कांग्रेस पार्टी का अगर जिक्र करें तो यहां पर बीमारी से मरीज अगर मर भी जाए तो उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट को लेकर भी किसी तरह की समीक्षा कांग्रेस पार्टी कभी नहीं करती है। अक्सर इस तरीके का ट्रेंड देखने को मिला है। तो साफ तौर से वर्किंग में बहुत बड़ा अंतर है। कांग्रेस पार्टी आज अगर अपर एज पर खड़ी है, आज अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा को अपनी पार्टी के लिए संभावनाएं नजर आ रही हैं, तो वो भारतीय जनता पार्टी का जो पोर्टल सिस्टम का फेल्योर है वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सबसे बड़ी ताकत है। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा को लगता है कि जनता की जो भारतीय जनता पार्टी से खासकर पोर्टल सिस्टम को लेकर जो नाराजगी सामने आई है वो कहीं ना कहीं सीधे कांग्रेस पार्टी के लिए वोट बैंक में तब्दील होगी। और यही वजह है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र सिंह हुड्डा काफी हौसले में और जीत को लेकर पूरी तरह आश्वस्त नजर आ रहे हैं। बिल्कुल जाहिर सी बात है, कहीं ना कहीं अगर आप सत्ता में हैं और अगर कोई कमी छोड़ते हैं तो विपक्ष उसको भुनाने का कोई मौका नहीं छोड़ेगा। जो राजनीतिक पटल है वो सीधे तौर पर एक क्रिकेट मैच की तरह, अगर छोटी सी भी अगर आप गलती करते हैं तो अपोजिशन फायदा ले जाएगा, विपक्षी पार्टी फायदा ले जाएगी। ठीक इसी तरह क्रिकेट मैच में भी होता है। देवेंद्र, बेहद संजीदगी के साथ सियासत चल रही है, अभी चुनाव दूर हैं, तमाम वादे दावे जनता से किए जा रहे हैं। जिस तरीके से वीरेंद्र जी बता रहे थे कि एक गैप जो है वो गैप देखा गया, क्योंकि पहले भी मेयर्स की पावर बढ़ाई थी मुख्यमंत्री ने, और मेयर्स ने तमाम ये आरोप भी लगाए थे कि हमारे पास पावर्स नहीं है तो हमें काम नहीं हो पाता, हमारा अधिकारी हमारे सुनते नहीं है। पावर्स बढ़ा दी और अब क्या जो निचले स्तर पर काम करने की बात है, वीरेंद्र जी ने उसका जिक्र किया कि वो सरकार को एश्योर करना होगा कि आम लोगों तक वो सारे समाधान हो जाए उनकी समस्या के, वो अधिकारी काम करें, वो कर्मचारी काम करें। इसमें कहीं ना कहीं कुछ गैपिंग में कमी तो नहीं रह जा रही है जिसका फायदा विपक्ष को आने वाले समय मिल सकता है? एक बात तो मैं कहूंगा, जिलों में जो अधिकारी हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट्स के अधिकारी, कुछ अधिकारी कर्मचारियों की निष्ठा मेरे को लगता है संदिग्ध है। शायद उनकी वफादारी कहीं और है, जो पिछली सरकारें रही हैं वो जानबूझकर इस तरह की काम कर रहे हैं, इस तरह की प्रगति नेगेटिव दिखा रहे हैं कि सरकार बदनाम हो। एक वाक्य तो ये है। दूसरी बात ये है, जब वह सीएम विंडो पर जो शिकायतें जाती हैं उसका रिड्रेसल का जब परसेंटेज आता है, मैंने बहुत सारी मीडिया रिपोर्ट देखी है, मेरे पास भी लोग आते हैं कि सीएम विंडो पर ये शिकायत डाली थी, कोई इसका निराकरण नहीं हुआ, हम भटक रहे हैं, पुलिस सुनाई नहीं करी, सीएम विंडो पे डाले, इस तरह की शिकायतें लेकर लोग आते हैं मीडिया के पास भी। और सौरभ, एक आपको प्रसंग बताता हूं जी। पानीपत की आज एक बड़ी घटना का खुलासा हुआ है। पानीपत की एक फैक्ट्री में 55 दिन पहले एक 16 साल की किशोरी गायब हो गई थी, लापता हो गई थी।
प्रवासी मजदूर है, उसका परिवार फैक्ट्री में काम करते थे। उस लड़की की बहन और मां भटकते रहे। वो एसपी के पास गए, सीएम विंडो पे लगाई, कहीं कोई सुनवाई नहीं। 55 दिन से वो लोग भटक रहे थे। और हरियाणा महिला आयोग की चेयरपर्सन जब डेरे में 3 महिलाओं से दुष्कर्म हुआ था पानीपत में, महिला आयोग की अध्यक्ष रेणु भाटिया ने भी पुलिस को कहा था कि इस लड़की का पता लगाया जाए। इस बात को 2 महीने हो गए, वो उस केस का खुलासा नहीं हुआ। अभी आखिर कुछ दिन पहले इसी पीड़ित परिवार ने 16 साल की किशोरी के गायब होने की शिकायत अनिल विज से की, जो गृह मंत्री हैं। अनिल विज ने एसपी से बात की और ये कहा कि 2-3 दिन में इस घटना का, इस केस को क्रैक किया जाए। तो अनिल विज के पास शिकायत जाते ही 24 घंटे के अंदर कार्रवाई हुई और उस लड़की का पता लग गया। 55 दिन पहले जो लड़की गुमशुदा थी, उसी फैक्ट्री में, फैक्ट्री के ठेकेदार को सीआईए ने हिरासत में लिया, पूछताछ की, और उसने कबूल कर लिया कि वो और उसके 2-3 दोस्तों ने लड़की से दुष्कर्म किया है। और फैक्ट्री की 3री मंजिल की छत पर जो कूड़ा पड़ा है, उसमें लड़की के शव को खोद-खोद करके उसको ईंट से उसका चेहरा बिगाड़ के, सवाल यही है, सवाल कूड़े वही के है, ढेर सीधा में सवाल है। लड़की को वहां छिपा दिया। बिल्कुल देवेंद्र, तो 55 दिन बाद अनिल विज की कार्रवाई के बाद, मतलब अनिल विज के निर्देश के बाद कार्रवाई और 24 घंटे में रिजल्ट मिल गया है। बिल्कुल। वो आरोपी पकड़ा गया है। बिल्कुल देवेंद्र, सवाल सीधा सा है। जिस तरीके से आपने एक एग्जाम्पल भी बताया, जो मौजूदा घटना हुई है उसमें इस तरीके की जो लापरवाही थी वो देखने को मिली। वीरेन जी, ये जो गैपिंग है, जिस तरीके से देवेंद्र बता रहे हैं, गैपिंग जरूर है, क्योंकि जब गृहमंत्री के पास पहुंचती है प्रदेश के, तब जाकर एक्शन होता है। आखिर जो जिम्मेदार लोग हैं, अधिकारी हैं, जिसका आपने भी जिक्र किया, वो आखिर काम क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या वजह है? क्या सरकार का डर नहीं है, या फिर वो किसी तरीके की जवाबदेही तय नहीं है उनकी और इस वजह से वो लापरवाही कर जा रहे हैं? बिल्कुल, वास्तविक समस्या यही है। ये मतलब जिला स्तर पर ही नहीं है, ये चंडीगढ़ में भी है। चंडीगढ़ के जो बड़े वरिष्ठ अधिकारी बैठते हैं वहां पर भी दिखाई देता है, मुख्यमंत्री कार्यालय में भी दिखाई देता है। और यही सबसे बड़ा दोष है कि मुख्यमंत्री भी इस बात को जानते हैं, लेकिन वो भी इसमें कई बार बेबस, असहाय की स्थिति में हो जाते हैं, क्योंकि इन्हीं अधिकारियों से काम लेना है। अब ये मान के चलिए कि स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज इतने समय से स्वास्थ्य विभाग की फाइलें नहीं निकाल रहे। वो मुख्यमंत्री जी को भी जानकारी है। ये जो गतिरोध बना हुआ है, इस गतिरोध को हल करने के लिए अभी तक क्या प्रयास हुआ और क्या इसका संदेश जा रहा है सरकार के स्तर पर भी, संगठन के स्तर पर भी? बिल्कुल। तो इस चीजें की बातें अब वहां राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से अब वीरेंद्र सिंह बड़ खालसा को सीएमओ में नियुक्ति दी गई है। जो पहले राजेश गोयल आए थे वो स्वयं टिकटार्थी बन गए थे। तो इसलिए वहां पर भी स्थिति कोई अच्छी नहीं है। तो ये बात है कि यहाँ जो भी अधिकारियों का समन्वय होना चाहिए, वो चाहे चंडीगढ़ के हो या जिला मुख्यालयों पे, ना उनकी जवाबदेही तय है और ना ही उनमें समन्वय है। यही कारण है, ये बहुत बड़ा गैप दिखाई दे रहा है। और जो भी आदेश होते हैं उनकी पालना नहीं होती। अभी आप मेयर के अधिकारों का जिक्र कर रहे थे कि मेयर के अधिकारों बढ़ाए गए हैं, वो किसी को जो है सी और डी श्रेणी के कर्मचारी को निलंबित कर सकते हैं, लेकिन आज तक इसकी अधिसूचना जारी नहीं हुई है। अब उनका कार्यकाल 3 जनवरी तक है और 5 नगर निगमों को कार्यकाल 3 जनवरी तक है, क्योंकि जिस दिन उन्होंने शपथ ली थी मेयर्स की, उस दिन से उनका कार्यकाल माना जाता है और उसी दिन, एक दिन पहले समाप्त हो जाता है। तो ये 3 जनवरी का कार्यकाल है और अब ये तक अधिसूचना नहीं हुई, मुख्यमंत्री की घोषणा के बावजूद। देखिए, अधिसूचना में समय लगता है, लेकिन इतना समय नहीं लगता। जवाबदेही नहीं है किसी की, कोई पूछने वाला नहीं है। ये सब बातें हैं। ये चंडीगढ़ के स्तर पर भी वही खामी है और जिला मुख्यालयों में तो है ही है। बिल्कुल, ये सब तय कर दिया गया है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग उस समय नहीं होगी जब जनता की शिकायतों का सुनने का समय होता है, लेकिन फिर वैसा होता है, मुख्यमंत्री कई बार आदेश देते हैं और जो भी अधिकारी उसे मिलने के लिए लोग आते हैं वो खड़े रहते हैं। जो वहां समस्याएं देखे जाते हैं उनका क्या, उनकी शिकायतों को कंप्यूटरीकृत किया जाता है, यानी उनका रिकॉर्ड रखा जाता है, उनका समाधान किया जाता है। मुख्यमंत्री जी ने यह कहा, अभी जब वो अमित शाह जी की रैली में जो वहां लोग अंत्योदय के सम्मेलन में लोग आए हुए थे, उनको एक थैला दिया गया जिसमें एक मुख्यमंत्री जी की चिट्ठी थी जिस पर उनका पता अंकित था और उसमें कहा गया था कि आप मुझे अपनी शिकायत भेज सकते हैं। तो क्या वो चूंकि चिट्ठी मुख्यमंत्री तक पहुंचेगी? मुख्यमंत्री जी तो विधायकों से नहीं मिल पाते, एक हफ्ते के बाद मिलते हैं। जब विधायक उनको फोन करते हैं तो एक हफ्ते बाद फोन आता है, ये आपकी क्या समस्या थी? इस तरह कई खामियां हैं। ये विधायकों में भी संतोष है। अगर आज समस्याएं बढ़ रही हैं, जनसंवाद कार्यक्रम करने पड़ रहे हैं, क्यों करने पड़ रहे हैं? इसलिए करने पड़ रहे हैं कि स्थानीय जनप्रतिनिधियों का ना संपर्क है, ना लोगों के साथ उनका उस ढंग का जुड़ाव है। लेकिन जब जनप्रतिनिधियों से बात की जाती है, वो कहते हैं हमारी चंडीगढ़ में सुनवाई नहीं होती, वो हमारी सुनने वाला नहीं है। बिल्कुल, चाहे मुख्यमंत्री कार्यालय में नहीं सुनवाई होती, दूसरे कार्यालयों में सुनवाई नहीं होती। मतलब ये स्थिति जो है, टाल मटोल की जो रणनीति है, इस दिशा में सरकार को
त्वरित गति से काम करना पड़ेगा। बिल्कुल, एक इफिशिएंटली काम करना पड़ेगा और जो जनता की समस्याएं उनका समाधान करना होगा, क्योंकि चुनाव अब दूर नहीं है। जनसंवाद की बात तो सरकार कर रही है, विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है। ऐसा ना हो कि बहुत देर हो जाए और विपक्ष इसका फायदा उठाकर ले जाए। सरकार को समय रहते जागरूक होना होगा और जो कहीं ना कहीं गैपिंग है, मिड गैपिंग है, उसको फिल करना होगा। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए, आप सभी का। जनसंवाद से सियासत कितनी बदलेगी ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन मुख्यमंत्री, विधायक और हरियाणा सरकार के मंत्री, खासकर बीजेपी के मंत्री, तमाम कैबिनेट के लोगों के साथ जुड़ाव कर रहे हैं, उनकी समस्याओं को समाधान करने की बात कर रहे हैं। ऐसे में जनता का रुख क्या होगा, क्या समस्याओं का समाधान हो रहा है, और विपक्ष जो जनसंवाद पर कटाक्ष कर रहा है उसका कटाक्ष कितना वाजिब है, ये तमाम सवाल भविष्य के गर्भ में हैं। जनता को कितना फायदा होगा, विपक्ष को कितना इसका नुकसान होगा, फायदा होगा, ये सवाल आने वाले चुनाव में तस्वीरें धीरे धीरे साफ होंगी और सब कुछ सामने आ जाएगा।